असलम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नॉवल का पार्ट नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। ये वाला पार्ट पास स्पेशल है, जो कि अना और दुल्हन बहत का माजी इसमें डिस्कस किया गया है। तो चलिए आइए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। किस्सा माजी। अन्ना बेयकीनी से रुखसार पर हाथ रखे आईने में नजर आते अपने अक्स को देख रही थी। हमेशा से दुल्हन बहत की जात उस पर हैवी रही थी, जैसे अब वो उसके रुखसार पर अपने हाथों के नखूश छोड़ गया था। इन रुखसारों को फूलों से भी छू लूं तो भी मुझे तकलीफ होगी। अनादिल, उसने तुम्हें थप्पड़ मारा, मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ। अन्ना की आंखें खुश्क हुई थी। वो शख्स बातों का पास नहीं रखता था। वो शिकस्त उदासी जमीन पर बैठी थी। आंखों के सामने माजी के कुछ मंजर चलने लगे थे जब वो दुल्हन बद के दिल में रहने वाली अना थी। कॉलेज में दुल्हन से मिलने के बाद उसे अक्सर ये बहम लाहक रहता था, कोई उसे वॉच कर रहा है, जिसे वो अपना बहम गुरानते वो सर चिटक देती थी। उस दिन तपती दोपहर में अपनी वैन का इंतजार कर रही थी, पर वैन वाले पापा थे कि आने का नाम नहीं ले रहे थे, जबकि ब्लैक करोला सामने आ रुकी थी। उसने चौंकते हुए सामने देखा था और दुल्हन पर नजर पड़ते वो जहन के दरीचे को गंगाने लगी थी कि उसने उसको कहाँ देखा है। आ जाए इस अनादल, मैं आपको छोड़ देता हूँ। उसने गाड़ी का दरवाजा वार किया था। अनाक के दिमाग झुमाका सा हुआ था। अरे आप तो वही है ना? दुल्हन बहत शनासाई की पहली सीढ़ी चढ़ी तो दुल्हन ने दिल पर हाथ रख के जरा को झुकते गोया उसकी बात पर सर बसजूद होने का इशारा किया तो वो खिलखिलाई थी। अरे वाह, यह आपकी गाड़ी है। वो पुरशौक से उसकी गाड़ी में बैठी थी जब दुल्हन ने सर इसबाब में हिलाते हुए नफी में हिला दिया था। बहुत भी नहीं जानता था कि उसने ये क्यों किया, पर शायद वो अना को आजमाना चाहता था। पर क्यों, ये तो उसे भी नहीं पता था। ओ तो फिर किसकी है? वो उदास हुई थी। दिल्हाम ने खुद को लानत मलामत की थी जिसके एक झूठ से वो उदास हुई थी। दोस्त की है, मैं कहाँ इतनी बड़ी गाड़ी अफोर्ड कर सकता हूँ। दुल्हाम को पहली बार अंदाजा हुआ था कि झूठ बोलना कितना आसान है और उस पर कायम रहना कितना मुश्किल। ओ, लेकिन आपने तो हमारे कॉलेज को इतना बड़ा डोनेशन दिया था, तो फिर आप कैसे अफोर्ड नहीं कर सकते? अना के सवाल पर दुल्हाम के झूठ बोलने की मजीद सख्त कम पड़ गई थी जब उसने सच बोलने का इरादा किया। दल्हाम ने अना की सवालिया नजरों को देखा। जाने क्यों मन कर रहा था कि इस लड़की को आजमा ले। वो इसकी अमारत से इम्प्रेस होती या उसे इन हालों से। एक दोस्त है बाहर, उसी के बिहाफ पर डोनेशन दिया था मैंने। दिल्हाम ने इंतहाई एहतियात से झूठ बोला था। ओ चले, गुड लक टू यू। अना ने सर को हफी सी जनबिश देते हुए कहा था। वैसे कुछ अजीब नहीं लगता अजनबी के साथ सफर करना? मेरी मम्मा देख लें तो मुझे जूते मारे। वो हद दर्जा साफ गोई से बोली थी। क्यों, मैं कोई वांटेड पर्सन नहीं हूँ। उसे बताना चाहता था कि उसे खुद को खुशकिस्मत समझना चाहिए कि वो एक मारूफ हस्ती के साथ बैठी है, पर कह नहीं पाया था। अरे नहीं, वैसे ही मम्मा, लोग होते हैं ना ऐसे कॉन्शियस से। अना ने फौरन वजाहत दी थी। आगे ट्रैफिक जाम होने की वजह से उन्हें ट्रैफिक सिग्नल पर रुकना पड़ा था। एक तो हमारे मुल्क का सिस्टम कभी ठीक नहीं हो सकता, वो भी कैसे? एक से बढ़कर एक करप्ट बंदा डेमोक्रेसी के नाम पर अपनी जेब को शायद आबाद रखने में मसरूफ। आई हेट पाकिस्तानी पॉलिटिक्स एंड स्पेशली पॉलिटिशियंस। अन्ना की चलती जुबान सामने से गुजरते सियासी जलूस के लिए हड़फड़ाहटें बढ़ रही थी। दलहाम के चेहरे पर एक साया सा लहराया था। सब एक जैसे नहीं होते मिस अनादिल। दुल्हान ने गला खनकाते हुए अपनी सफाई पेश करनी चाही थी। मैं ना मानू, वैसे इस गाड़ी में म्यूजिक नहीं है क्या? अपनी राय देती वो बात का रुख मोड़ चुकी थी, जिसका मतलब था कि वो उस टॉपिक पर बोलना नहीं चाहती थी। दुल्हान दिल मूस कर रह गया था, दिल महसूस कर रह गया था। कहाँ ड्रॉप करूं आपको मिस अनादिल? दिल्हाम का दिल तन्हाइयों का शिकार होने लगा था। जिंदगी में पहली बार कोई शख्स अच्छा लगा था, अपना सा, और वो भी मुहालिफ सीमत को दो रहा था। ऐसे में दिल डूब भी तो गया था। उसकी जिंदगी में खुशियों की मुद्दत इतनी कम क्यों थी? पीसी होटल। अनन ने कुछ कहते हुए साथ अपने बैग में झांकना शुरू कर दिया था। दिल्हाम के जिस्म में एक नागवारी की लहर दौड़ी थी। क्यों? उसे इस सवाल का हक नहीं था, लेकिन फिर भी पूछ लिया। क्या मतलब क्यों? ऑफ कोर्स, वहां मेरी जॉब है। अनन ने आराम से जवाब दिया। तो दिल्हाम को दचका सा लगा था। वो 18 साल की बामुश्किल थी और उसे भला क्या जरूरत पड़ी थी जॉब की? जितना कि वो उसे जान पाया था वो इसे अच्छी फैमिली की लग रही थी। आज वो लड़की उसे जहनी दबाव का ही शिकार रखना चाहती थी। वो हमेशा उसके मतलूबा मुकाम तक पहुंचाते हुए गाड़ी रोक गया था। शुक्रिया, आपने मेरी इतनी मदद की। वो हाथ में 2 सुरख नोट लिए उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली। वो लड़की क्या थी वो समझ नहीं पा रहा था। ये किस लिए? मैं आपको कोई टैक्सी ड्राइवर नजर आ रहा हूँ? दुल्हाम का चेहरा सुर पड़ा था। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आपने यहाँ तक आने के लिए गाड़ी का पेट्रोल तो जाया किया है ना। वैसे भी ये आपके दोस्त की गाड़ी है। अच्छा नहीं लगता? मेरी मम्मा कहती हैं कि इंसान को किसी का एहसान नहीं लेना चाहिए। वो अजनबियत की दीवारें खड़ी करती हुई डैशबोर्ड पर किराया रखते हुए जा चुकी थी। दल्हाम ने जब से मुठियां बीची स्टेयर पर मारी थी।
کوئی شیشہ بجا رہا تھا۔ اس نے چونک کر دیکھا، ایک بچہ بھیک کے لیے ہاتھ بڑھا رہا تھا۔ اس نے ایک نظر انا کے دیے پیسوں پر ڈالی اور پھر اپنا والٹ نکالتے ہوئے اس میں سے کچھ پیسے اس بچے کو دے دیے اور انا کے دیے ہوئے پیسے اپنے والٹ میں سنبھال کر رکھ چکا تھا۔ اسے خوددار لوگ بہت پسند تھے، پر اسے انا کی خودداری پسند نہیں آئی تھی۔ کتنے دن وہ جلتے کودتے ہوئے صرف اسے ہی سوچتا رہا تھا، جب ایک دن دل کے ہاتھوں مجبور ہوتے وہ پی سی ہوٹل آیا تھا اور سامنے ہی وہ ویٹر کے ساتھ گھومتے ہوئے ایک سے حال احوال جیسے دریافت کرتے ہوئے پھر رہے تھے۔ ایک طرف خاموش کونے میں بیٹھے تقریباً وہ اس کے ڈیوٹی مکمل ہونے تک کے دیکھنے کا شغل کرتا رہا تھا۔ اس دن اس کا سیل بج بج کر تھک چکا تھا، پر اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ باہر نکلی تو کوئی تیزی سے اسے بازو پکڑتے ہوئے اپنے ساتھ گھسیٹنے لگا تھا۔ وہ جو سخت بہیو کرنے والی تھی، دلہام کو دیکھتے ہوئے چونکی تھی۔ یہ کیا حرکت ہے مسٹر دلہام؟ لوگوں کو اپنی طرف گھرتے پا کر وہ چلائی تھی، پر اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اسے گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں ڈالا تھا اور اس کے سپاٹ تیوروں پر شدید احتجاج برپا کرنے لگے تھے۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے دلہان بہت، وہ چلائی تھی۔ کیپ کوائٹ مس انادل۔ کتنی دیر وہ بے وجہ روڈ پر گاڑی دہراتا رہا تھا، جبکہ انادل کے ہونے کے باوجود بھی خاموشی چھائی تھی۔ کافی دیر اپنا غصہ نکالنے کے بعد وہ اسے سی ویو پر لایا تھا۔ اگر آپ مجھے ایسی ویسی لڑکی سمجھ رہے ہیں تو بہت بڑی غلطی کا شکار ہیں۔ میری جاب کی ٹائمنگ کی فکر نہ ہوتی تو میں اس دن گاڑی میں نہ بیٹھتی اور شاید نہ ہی آپ کی اتنی جرت ہوتی۔ دلہام کی بے ساتھ ہی سی نظر اس پر پڑی تھی۔ سوری، میں روڈ نہیں ہونا چاہتا تھا۔ دلہام نرم پڑا تھا۔ دل کے معاملے ایسے نہ سلجھائے جاتے تھے اور وہ دیوانہ ہوا تھا، انا تو انجان تھی۔ آپ روڈ ہیں، وہ اس کی تصدیق کر گئی تھی۔ سوری بولا تو ہے، مجھے گاڑی سے اترنا ہے۔ میری بات سنے بغیر جہاں سے نہیں جا سکتی انادل۔ انا دلاور ہوں میں۔ آپ کے اس نے دلہام پر نظریں گاڑی تھی۔ کیا تم مجھے ان پلکوں کو چھونے کا حق دے سکتی ہو؟ بات آپ سے تم اور پھر حق کی ہوئی تھی۔ انا بے طرح چونکی۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ آنکھوں کے ساتھ دل نے سوالیہ نشان اٹھایا۔ وہی جو تم سمجھ رہی ہو انادل، میں بہت پریکٹیکل سا بندہ ہوں اور اپنے جذبات بھی میں اتنا ہی کھرا ہوں۔ تو میں تو پوچھنا چاہتا تھا، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ سیدھا سا سوال تھا، پر انا کو زبردست جھٹکا لگا تھا۔ آپ ہوش میں تو ہیں مسٹر دلہام بہت؟ وہ ذرا کس کی طرف جھکتے ہوئے گویا اسے ڈرنک ہونے کے اندیشے کو محسوس کرنا چاہا۔ میں ڈرنک نہیں کرتا انادل۔ متبسم انداز نے باری آواز اپنائی تھی۔ میرے پاس آپ کے فضول سوال کا جواب نہیں ہے۔ کوئی بھی سرچ چھاپ اٹھ کر انا دلاور کو پرپوز کرے گا تو کیا وہ اسے ایکسیپٹ کر لے گی؟ دلہام نے نوٹ کیا کہ وہ جب غصہ کرتی تھی تو اس کی ناک کی پیک سرخ پڑ جاتی تھی۔ تمہاری نوز غصے میں بہت پیاری لگتی ہے۔ انفیکٹ غصہ تم پر بہت سوٹ کرتا ہے۔ وہ ایزی سا سیٹ کی پوچھ سے ٹیک لگا گیا تھا۔ ہو گیا آپ کا؟ چلیں اب، انا نے بنا اس کی بات کو نوٹس لیے کہا تھا۔ تمہارے پاس وقت ہے، سوچ لو۔ بے ساتھ اس کی انگلیاں انا کے رخساروں کو چھو گئی تھی اور انا کا ہاتھ اس کے رخساروں کو، لیکن نرمی سے نہیں۔ دلہام کا چہرہ سرخ پڑا تھا۔ گاڑی تیزی سے واپس بگاتے ہوئے اسے وہیں چھوڑ گیا تھا جہاں سے پک کیا تھا۔ دلہان بہت کو انا دلاور سے تھپڑ پڑا تھا اور وہ بھی اپنی بے اختیاری سی حرکت کی وجہ سے۔ وہ پریشان سا الجھا سا تھا۔ اسے اپنی پسندیدہ شے سے دستبردار ہونا اتنا آسان نہیں لگا تھا۔ وہ بار بار محبوب کی چوکر پر چلا آتا تھا۔ ایسے ہی ایک دن وہ پھر سے وہاں جا پہنچا تھا۔ اسے پتا چلا کہ انا اپنی اسٹڈی چھوڑ چکی ہے، اس لیے اسے بات کرنا چاہتا تھا۔ جب سامنے کا مرد اس کا دماغ گھما گیا تھا۔ گرین پلانٹ سے کچھ شرارتی لڑکے مکھی اٹھا کر بار بار سرونگ ڈش میں ڈال دیتے تھے، اسے کمپلین کر رہے تھے اور وہ بار بار وضاحتیں پیش کر رہی تھی، لیکن کب تک؟ وہ انا دلاور تھی۔ سر، میں آپ سے اس چیز کے لیے معذرت کر رہی ہوں، لیکن بار بار آپ کی ڈش کا فالٹ۔ تو کیا میں بکواس کر رہی ہوں؟ سالی، تجھے نظر نہیں آتا؟ وہ کوئی امیر زادہ تھا جو شاید ڈرنک بھی تھا۔ بہیو یور سیلف سر، میں آپ سے عزت چٹا تو دے گی عالمگیر شاہ کو عزت، 2 کوڑی کی ویٹرس۔ انا کی زبان پر سامنے والے کے تھپڑ نے کفل ڈالے تھے۔ اسے محسوس ہوئی تھی دلہام کی تکلیف جو اس نے بھی دلہام کو تھپڑ کی صورت میں دی تھی۔ ابھی پلکوں پر آنسو آ جمے تھے جب سامنے موجود شخص کو تیزی سے ٹیبل پر پٹھا گیا تھا۔ دوسرے لمحے اس کا گریبان پکڑے باہر کی طرف گھسیٹ رہا تھا۔ انا ہوش میں آئی تو اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ دلہام کا ری ایکشن اس کی جواب داؤ پر لگا سکتا تھا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں دلہان بہت؟ چھوڑے اسے، میرے معاملات سے دور رہیں آپ۔ تم سے میں بعد میں نپٹوں گا۔ وہ 1.5 پسلی لڑکا آؤ بکا کر رہا تھا، جبکہ دلہام کے پیچھے کئی ایک لوگ دوڑ رہے تھے جن میں سے لڑکے کے دوست بھی تھے۔ موسیٰ، مجھے ارجنٹلی ملو۔ دلہام کا ہاتھ تیزی سے میسج ٹائپ کر رہا تھا۔ دلہام کے باہر آنے تک ایک بلیک مرسیڈیز ریڈی کھڑی تھی۔ وہ دوست جو اپنے دوست کی مدد کو آ رہے تھے، 3 دیو ہیکل آدمی ان چاروں لڑکوں کو گاڑی میں ڈال چکے تھے۔ یہ آپ اچھا نہیں کر رہے دلہان بہت، اپنا کام انجام دیتے ہوئے اس نے ہاتھ جاڑے تھے۔ دلہام نے ایک نظر اس پر ڈالی جس کا لال رخسار دیکھتا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ دلہام کی انگلیاں ایک بار پھر سے ان رخساروں سے لالی چننے پر محضر نظر آئی تھی۔
अन्ना बुत बनी ठहरी थी जब दुल्हाम ने नरमी से उसका हाथ थामा था और गाड़ी में बिठाते हुए उसे उसके मुकाम तक बुलाया था जहां वो लड़के लाए गए थे। अन्ना की आंखों में शदीद खौफ की लहर दौड़ी थी। इन लड़कों को अपने सामने देखते हुए एक बार फिर से दुल्हाम को देखने लगी थी। दुल्हाम की आंखें सिर्फ उस शख्स पर टिकी हुई थी जिसने अन्ना पर हाथ उठाया था। उसकी आंख का इशारा समझते बाकी लड़कों समेत वहां से सब गायब हो गए थे जब दुल्हाम का एक जोरदार थप्पड़ उस लड़के के चेहरे पर पड़ा था। तुमने मेरी अनादल को थप्पड़ मारा भी तो कैसे? आपके उसका गिरेबान दुल्हाम के हाथ में था। सॉरी सर। वो अगला मंजर अन्ना का दिल बंद करने लगा था, साथ में लड़के का भी शायद। जब दुल्हाम ने जेब से चाकू निकालते हुए उसकी हथेली में क्रास के निशान बनाए थे। अन्ना उनको देखते हुए सहमी थी और आंखें बंद किए हुए रूह मोह लिया था। दुल्हाम बहुत सुकून से अपना काम अंजाम देते हुए उठ खड़ा हुआ था। एक नजर दर्द से चिल्लाते हुए लड़के पर डालने के बाद अन्ना पर डाली और अपने बड़ी मजबूत हाथों में उसे जकड़ते हुए अपने साथ बाहर लाया था। आप इंसान नहीं हैं। उसकी गुर्बत महसूस करते हुए उसकी गिफ्ट से निकलने को मछली थी। बिल्कुल, तुम्हारे मामले में मैं बेहद पोजेसिव हूँ और ये शख्स रोज ही ऐसे दर्द सहेगा जैसे उसने मेरी अनादिल को दिया है। मुसल्लत जमाते शख्स को देखते अन्ना ठटकी थी। मैं आपकी नहीं हूँ, अन्ना ने एहतजाज बुलंद किया था। यू आर ओनली माई अनादिल। दुल्हाम की आंखों में सख्त तनबीह थी। वो गुमसुम सी हुई थी जब अपनी पेशानी पर देखते लम्स ने उसे होश में लाया। आज के बाद तुम होटल में जॉब नहीं करोगी, वो ताहकम बड़े अंदाज में बोला था। मैं आपकी पाबंद नहीं हूँ, वह रो गर्दानी दिखाते हुए पीछे हटी थी। लेकिन आज से हो इतनी कि तुम्हें सांस भी मुझसे पूछ के लेनी होगी। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो शख्स संजीदा है या मजाक कर रहा है, लेकिन वो हद दर्जे संजीदा था, इतना कि आने वाले दिनों में रूह बन के अन्ना के साथ गर्दिश करने लगा था और वो भी आहिस्ता आहिस्ता उसकी आदी होती जा रही थी। कब वो दोनों मोहब्बत के अटूट बंधन में बांधे एक दूसरे से खामोश अहदो पैमान बांधने लगे थे, पता ही नहीं चला। वो एक आइडियल पर्सन और दोस्त था और इसी दरनास्त में उसने अन्ना पर अपनी जात के सारे राज मुनकशफ किए थे क्योंकि वो उससे अलग नहीं थी। दुल्हाम की तन्हाइयों और महरूमियों को महसूस करते हुए अन्ना की जान बरसने लगी थी दुल्हाम में, और जबकि उसकी खुशियों को अपनी ही नजर लग गई थी। अरीना ने उसे पहली बार इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में ही देखा था जहां वो उसे अपने हलके से लड़ने के लिए कागजात जमा करवाने आया था। पहली नजर में वो इसे शाह बहत का गुमान हुआ था, लेकिन वो शाह बहत नहीं था। एक्सक्यूज मी मैम, वेयर टू साइन इट? बारी खुशबू बड़ा लहजा अरीना को सांस लेने में दुश्वारी हुई थी। वो वहाँ सीनियर क्लर्क मिसिस तलावर जसदानी के नाम से जानी जाती थी, जिन्होंने अपनी जिंदगी का एक लंबा अरसा कैंसर जैसे मोजी मर्ज के साथ लड़ते हुए गुजारा था। वो नडाल सी नजर आती थी। अरीना ने एक नजर उसके सबमिट किए गए डॉक्यूमेंट्स पर डाली और चंद एक सरकारी मोहरे लगाते हुए अपने पास रख लिया। सो कैन आई गो? दुल्हाम ने आईब्रो झुकाते हुए सामने मौजूद हजाब में मलबूस औरत से पूछा था, जिन्होंने ऐसे ही सर झुकाए हुए हफीज सा इशारा करते हुए उसे जाने का इशारा किया और वह वहीं भरपूर मर्दाना वजाहत लिए अपनी अर्जल अकरू चाल चलते हुए वहां से निकल गया था। ये दुल्हान बहत महरूम शाह बहत का बेटा, बिल्कुल बाप का परतोर रहमदिल सा, लेकिन जो उससे नहीं जानते उसे किसी गहरे राज के जैसे समझते हैं। कोई शख्स वहां दुल्हान के बारे में किसी को बता रहा था। अरीना के दिमाग की सुई महरूम शाह बहत पर अटकी थी। उस दिन से उसे हॉस्पिटलाइज करवाने के बाद मुड़कर नहीं आया था और वो एक ही तो था जिसे अरीना की परछाई पर यकीन था। कुछ लम्हे एमने की चाल का असर रहा था, लेकिन कड़ी से कड़ी जोड़ते उन पर जाहिर हुआ था कि घर में तो कोई भी उनके दोस्त की आमद से आगाह नहीं था। और फिर नेक्सी की जन्नत बढ़ता हुआ साया एमने को बारिश में कैसे दिखा था। अनगिनत सवालों के जवाब वो एमने से ना पूछ सके, लेकिन उन्हें अरीना से मिल गए थे और पेशेमान से उनकी मदद करना चाहते थे। पर आज ये राज भी खुला। वो जो लाजम बेवफाई का इल्जाम उस शख्स पर डरती आई थी, वो तो इस दुनिया में ही नहीं था। पर कैसे? सामने पड़े सिस्टम पर गूगल करते हुए वो शाहबत को सर्च करने लगी थी। सामने उसकी मौत की वजह सीढ़ियों से गिरते जहां बक होने की बताई गई थी। दिल था जिसे अब्दी जुदाई पर परेशान हुआ था। दिल की हालत ने उन्हें इतना मुस्तरब किया था कि माजी के जख्म एक बार फिर से बिस्तर मर्ग पर ले गए थे। वो अना के साथ लंच कर रहा था जब उसके पर्सनल सर पर किसी की कॉल आई थी, वो जो उसकी अजीजा की माफरत से की जा रही थी। उन नाम सुनते उसके माथे पर कई बल पड़े थे। वो अना को ड्रॉप करते हुए हॉस्पिटल पहुंचा था। वहीं अना को दिलावर चिस्तानी से अरीना की तबीयत का पता चला था तो वो भी हॉस्पिटल पहुंची थी। सामने का मर्द उसके कदम रोक गया था, जहां पीट किए हुए शख्स के साथ सामने हाथ जोड़े अरीना अपनी बेटी के मुस्तकबिल की परेशानी उसके सर लगाना चाहती थी। एक वो औरत जिसे बेइंतहा नफरत थी, भला वो कैसे उसकी बेटी को अपना सकता था, और वो भी इस वक्त जब वो किसी से वादों की डोर में जकड़ा हुआ था। अना नहीं जानती थी कि वहाँ क्या गुफ्तगू हो रही है, पर उसे इस शख्स के सामने अपनी माँ के जुड़े हुए हाथ पसंद नहीं आए थे। वो अंदर जाना चाहती थी जब डॉक्टर ने उसे एक हाथ से इशारे से रोका था। मैम,
एक वक्त में एक ही विजिटर अलाउ है, आप वेट करें। लेकिन वो मेरी मम्मा है, अनाने गुस्से से बोली थी। और मैम, ये हॉस्पिटल है। सीनियर डॉक्टर को उसकी बात पसंद नहीं आई थी। वो पाँव पटाते एक तरफ सर झुकाए बैठी थी जब वो बिना किसी की तरफ देखे बाहर निकल गया था। मैम, आप जा सकती हैं, नर्स ने उसे कहा तो वो भागते हुए अंदर आई थी। मम्मा, वो अनु, अगर आज तुम्हारी माँ तुमसे कुछ मांगे तो क्या तुम उसको दोगी? अरीना की बात पर वह हैरान सी इनका चेहरा देखने लगी थी। कुछ देर में तुम्हारा निकाह है, वो निकाह हवा को लेकर आता ही होगा। वो कौन है तुम जान जाओगे जब मेरी अलमारी के निचले खाने से मेरी किस्मत जैसे स्याह रंग की डायरी को उठाकर अपनी माँ के साथ के राज पाओगे, वो सच जो जिंदगी भर तुमसे छुपाए गए हैं। लेकिन इनकार मत करना। अरीना ने अपनी बेटी के चेहरे को देखा, जहाँ एक रंग आ रहा था तो दूसरा जा रहा था। लेकिन मम्मा, अन्ना की बोलती अंदर आते हुए एक बुजुर्ग को देते हुए बंद हुई थी। उसकी नंगा माँ की तरफ उठी, जहाँ मिन्नत बड़े हुए हाथ उठे तो वो बेएहतियात ही उन्हें थाम गई थी। वो नहीं जानती थी इस बुजुर्ग ने उसे क्या पूछा था क्या नहीं, लेकिन उसे इतना याद था कि उसे जिस्म को चीरकर रूह निकाली गई थी, क्योंकि उसे मोहब्बत की कुर्बानी देनी पड़ी थी। वो सर झुकाए, वो आंसू छुपा रही थी जो उसे अपनी माँ को नहीं दिखाने थे। पर दरवाजा खोले कोई शख्स अंदर आया था। अन्ना ने सर उठाए आने वाले शख्स को देखा था। पाँव जमीन में जकड़े गए थे। वो इतनी जल्दी आ पहुंचा था उसे बेवफाई का हिसाब लेने। अन्ना ने लब खोलने चाहे थे जब आने वाले के पाँव अन्ना को देखते हुए मंजमद हुए थे। क्या ये कोई मजाक था, कोई हिसाब था? ये कैसे हो सकता है कि वो जो खुद से अहद पैमान किए इस मरती हुई औरत की आखिरी सांस के बाद इसे जबरदस्ती के ताल्लुक बेजान छुड़ाना चाहता था, उसी में जकड़ा गया था। उसे अनादलावर उसके नादल के नकाम में बांधा गया था। वो जिससे उसे नफरत करनी थी, सोच समझकर वो पागलपन इख्तियार किए उसे जुनून की हद तक इश्क कर बैठा था, क्योंकि वो वाहिद शख्स थी जिसने दुल्हान की पसंद जानना चाहिए थी। उसने दुल्हान बहत को मुकाम दिया था और दुल्हान बहत ने उसे दिल के ऊंचे मसंद पर बिठाया था। वो यकीन नहीं करना चाहता था कि जिससे बिना सोचे समझे मोहब्बत की थी, उससे सोच समझ कर नफरत करने वाला था। वो अरीना की बेटी से अपने हिसाब लेने वाला था। मम्मा, ये दुल्हन बहता है, तुम्हारा दूल्हा। अरीना की आवाज ने माहौल में छाई पुर इसरारियत कम की थी। अना के होश उड़े थे। क्या दुआएं ऐसे भी कबूल हो जाया करती हैं? वो बात, वो इतराज जो शायद उसकी माँ बाप दुल्हन के वजूद पर करते, वो मकबूल हो गए थे। पर ऐसे कैसे और क्यों कर? ये जानने की चाह कहाँ थी? उसे दुल्हन बहुत मिल गया था। उस दिन अरीना उसे जिंदगी देकर मर गई थी और दुल्हन बहुत उसकी आखिरी रसूम में भी नहीं आया। क्यों? इस रात वो सवाल उठे। इन सवालों के जवाब क्या इस उससे यार डायरी में थे जिन्हें लेने वो उठ खड़ी हुई थी? और माँ के माजी के हर वर्क को पलटते वो अपनी माजी का हर करतास दफन काट गई थी। वो दुल्हन को दिल में रखने वाली अनाज सोचू की नफरत में रखने लगी थी। वो अनाज दिलावा नहीं थी, वो बहत हवेली के मकीनों की निशानी थी, जिसे बद हवेली वालों के सुपुर्द किए उसकी माँ मन्नू मट्टी तले जा सोई थी। उसे मजबूत बनना था। सेल्फ स्टडी करते हुए वो बहुत कुछ बनना चाह रही थी, लेकिन वो बन ना पाई। और वक्त उसे बद हवेली के दहलीज पर ले आया था, जहाँ इस वक्त वो दुल्हन बद की बीवी की हैसियत से अपने रिसेप्शन अटेंड कर रही थी। लेकिन उसे दुल्हन बद की बीवी नहीं बनना था। उसे बद हवेली वालों पे अपनी असली हैसियत वाज़ह करते माँ को बेगुनाह साबित करना था, जो दुल्हन बद के होते हुए नामुमकिन सा लग रहा था। वो अन्ना जो दुल्हन के दिल में रहती थी अब सिर्फ उसके कमरे में रह रही थी।